हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको दो डिफरेंट कंपाउंड दिए जाते हैं और पूछा जाता है आपसे कि बताइए इसमें क्या सिमिलैरिटी है या क्या डिफरेंस है, और वहाँ पर आपको प्रश्न में ये भी बताया भी जाता है कि दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, दोनों का द्रव्यमान सेम है। तो चलिए देखते हैं कि होता क्या है आइसोमेरिज्म। तो दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु गुण भिन्न होते हैं। कैसे समझ सकते हैं, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। ब्यूटेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन कहलाता है, एन ब्यूटेन। और एक और दूसरा कंपाउंड लेते हैं। बच्चों ये भी एक हमारा ब्यूटेन का कंपाउंड है, लेकिन यह नॉर्मल ब्यूटेन नहीं है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस कंपाउंड का नाम क्या है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इसका जो अणुसूत्र है, इसका जो अणुसूत्र है वह कितना होगा बताइए, C4H10। इसका भी अणुसूत्र क्या है, C4H10। अब दोनों का अणुसूत्र यानी जो केमिकल फॉर्मूला है वह समान है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, अगर हम क्वथनांक की बात करें तो इसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वह इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। तो इसका प्रॉपर्टीज़ भी अलग है, इनके गुण अलग हैं। जब अणुसूत्र समान हो लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, ऐसे केस की स्टडी हम करते हैं आइसोमेरिज्म यानी समावयवता में। तो चलिए देखते हैं बच्चों, और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे न्यू पेंटेन दिया हुआ है, ये क्या है, न्यू पेंटेन। अब हम पेंटेन के बारे में भी जानते हैं। ये है हमारा पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, जिसे हम एन पेंटेन भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है दोनों का समान है, C5। यहाँ भी 5 कार्बन है, यहाँ भी आपको हाइड्रोजन की जो संख्या है वह 12 मिलेगी, यहाँ भी आपको हाइड्रोजन की संख्या 12 मिलेगी। दोनों का अणुसूत्र समान है। क्या है, अणुसूत्र समान है, अणुसूत्र समान है। लेकिन अगर बात की जाए बॉइलिंग पॉइंट की, तो हम क्या देखेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इसके बॉइलिंग पॉइंट से। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा आइसोमेरिज्म होता है उसे हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा स्ट्रक्चरल। देखिए, हम आइसोमर्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला संरचनात्मक, जिसे हम स्ट्रक्चरल भी बोलते हैं, स्ट्रक्चरल। और फिर दूसरा होता है हमारा त्रिवीम यानी स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमर्स। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल के बारे में। तो चलिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है, हम यहाँ पर देखेंगे कि जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। देखिए, इनके अणुसूत्र समान होंगे। फिर दूसरा, यहाँ पर आबंधित होने का क्रम जो होगा वह डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पर आबंधित होने का क्रम अलग होगा। इसे हम संरचनात्मक समावयव कहते हैं। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अणुसूत्र तो समान होगा, और दूसरा यहाँ पर अणु के अंदर जो बॉन्ड बनेगा वह डिफरेंट, मतलब अलग तरह का बॉन्ड बनेगा। एक कार्बन दूसरे कार्बन से दूसरी तरीके से जुड़ा होगा, वो देखना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म की। चेन आइसोमेरिज्म में, चेन आइसोमेरिज्म में हम देखते हैं, सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास ब्यूटेन का है, और फिर इसे हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। ये है हमारा नॉर्मल ब्यूटेन और ये है हमारा आइसोब्यूटेन।
तो बच्चों यहाँ पर अब क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा नॉर्मल ब्यूटेन का जो चेन था इसे हमने दूसरे तरह से अरेंज कर दिया है। दोनों का जो मॉलिक्यूलर यानी अणुसूत्र है वह क्या है, समान है। तो ये हमारा कहलाता है चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे कुछ जिसे हम हिंदी में श्रृंखला समावयवता भी कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। बहुत ज़रूरी है कि आप इंग्लिश के वर्ड्स को भी याद रखें। तो देखिए समान अणुसूत्र है, समान अणुसूत्र है, भिन्न कार्बन ढांचे वाले दो या दो से अधिक यौगिक श्रृंखला। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है पेंटेन का। पेंटेन को देखिए कैसे हम कनेक्ट करते हैं, ये है हमारा नॉर्मल पेंटेन, इसे याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है यहाँ पे 2 मेथिल ब्यूटेन। यहाँ भी देखिए कार्बन की संख्या क्या है, C5H12। यहाँ भी कार्बन की संख्या 5, हाइड्रोजन की संख्या 12। यहाँ भी कार्बन की संख्या 5, हाइड्रोजन की संख्या 12। याद कर लीजिए न्यू पेंटेन का फॉर्मूला और नॉर्मल पेंटेन क्या होता है और कैसे हम आइसो पेंटेन लिखते हैं। ये सारे फॉर्मूला भी आपको आ सकते हैं एग्जाम में। आपको पूछा जा सकता है कि इन तीनों में क्या कॉमन है, ये तीनों क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको बोलना है ये चेन आइसोमेरिज्म को यानी श्रृंखला समावयवता को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म की। पोजीशन आइसोमेरिज्म में हम क्या देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH2OH। यहाँ पे देखिए ये है हमारा 1 1 2 3 1 प्रोपेनॉल, ये है हमारा 1 प्रोपेनॉल। ठीक है। अब देखिए अगर हम इस OH समूह को दूसरे कार्बन पर जोड़ दें इस तरीके से, तो ये हमारा कहलाएगा 1 2 3 2 प्रोपेनॉल। अब देखिए यहाँ पर बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि हमारा फंक्शनल ग्रुप सेम है, यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप सेम है। और जैसे हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन है, यहाँ पर OH समूह है हमारे पास, कार्बन की संख्या 3 है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है बच्चों 8, C3H8O। यहाँ भी यह होगा C3H8O। देखिए यहाँ पे देखिए काउंट कर लीजिए 3 4, यहाँ पे आपका हो गया 7 8। तो यहाँ पे हमारा अणुसूत्र समान है, अणुसूत्र क्या है, समान है। यहाँ पर हमारा जो क्रियात्मक समूह है वह भी समान है, क्रियात्मक समूह भी समान है। सिर्फ डिफरेंट कहाँ हुआ है, डिफरेंस आया कहाँ पे है, डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है, डिफरेंस हमें सिर्फ इसके पोजीशन में दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम इसे पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। भिन्नता प्रतिस्थापी परमाणु, यहाँ पे कौन है भिन्नता प्रतिस्थापी परमाणु, OH समूह था और यहाँ पे इनका स्थिति अलग था। पहले केस में वह पहले कार्बन के साथ जुड़ा था, दूसरे केस में यह दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ था। तो ये हमारा प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल हमें किसके बारे में बताते हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म के बारे में बताते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की। फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह के बारे में बात होगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल लिया हमने। यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन है, यहाँ पर है कीटोन समूह है। यहाँ पर कौन स्थित है बच्चों, कीटोन समूह है, यहाँ पे कीटोन समूह है। अब इसे देखिए, यहाँ पर कौन सा समूह है, एल्डिहाइड समूह है, एल्डिहाइड समूह है। अब यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, अणुसूत्र क्या बनेगा, यहाँ पर C3H6O, यहाँ पर अणुसूत्र क्या बनेगा C3H6O। लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर अणुसूत्र समान है, यहाँ अणुसूत्र समान है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट
फंक्शनल ग्रुप। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसे याद रखिए, बहुत ही आसान है। इसका पीडीएफ मैं आपको लिंक में डाल दूंगी, वहाँ पर आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन प्रदर्शित करता है C3H6O, और यह किसे दर्शाता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को। अब देखिए यहाँ पर ये है हमारा प्रोपेनोन, ये कौन सा समूह है, कीटोन, और ये कौन से समूह को रिप्रेजेंट करता है, एल्डिहाइड। चलिए अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, मेटामेरिज्म, जिसे हम कहते हैं मध्यवयवता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट और जेई में इसी से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे हम कैसे समझेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह है से लगी जो भिन्न एल्किल श्रृंखला है, जो अल्काइल ग्रुप होता है, वह डिफरेंट होता है। कैसे समझेंगे, चलिए समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक लिखा है, यहाँ लिखते हैं C3H7O, यहाँ लिखा हमने C2H5। अगर यहाँ इसकी बात करें तो कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पर 12 हो जाएंगी, एंड O। अब देखिए एक और समूह मैं लिखती हूँ C4, यहाँ पे इसे लिख लेते हैं इस तरीके से, सॉल्व करके थोड़ा लिखते हैं, CH3 CH2, यहाँ लिखा CH2O CH2 CH3। अब ये एक तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। अब देखिए दूसरा हम लिखते हैं, दूसरा हम लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CH2O CH3। अगर इसे रिप्रेजेंट करना हो तो क्या लिखेंगे, C4H, देखिए 3 4 5 6 7 8 9, C4H9O CH3। अगर यहाँ पर काउंट करें तो कितना आएगा बताइए, C5, यहाँ भी आएगा आपका H12O। यहाँ डिफरेंस कहाँ पर दिखाई दे रहा है, अल्काइल ग्रुप में। यहाँ पर देखिए अल्काइल ग्रुप हमारा क्या है, यहाँ पर C3H7 हमारा अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पर अल्काइल समूह कौन है, C4H9 है। यहाँ पर अणुसूत्र समान है लेकिन अल्काइल ग्रुप यहाँ डिफरेंट हो गया। इवन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी आपका समान है। इसे ही हम मेटामेरिज्म यानी हम मध्यावता मध्यावता आइसोमेरिज्म कहते हैं। देखिए यहाँ पर एथॉक्सी इथेन C2H5O C2H5 प्रदर्शित करता है, और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं C2H5O C2H5 एथॉक्सी इथेन बोलते हैं। इसे हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C3H7O CH3। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये C4H10O, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, C4H10O। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मध्यावता आइसोमेरिज्म। चलिए बच्चों अब एक प्रश्न कर लेते हैं। एल्केन C6H14 में कितने श्रृंखला यानी चेन आइसोमर्स की बात की जा रही है। C6H14 आपको कितने आइसोमर्स मिलेंगे, 4 5 6 7। तो देखिए स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्टिंग का समझ लीजिए कि आपको दिया गया है C6H14। पहले तो सबसे इजी वाला लिखिए, तो सबसे इजी वाला क्या होगा बच्चों, CH3 CH2 यहाँ लिखा CH2 CH2 और CH3। देखिए ये हो गया आपका C6H14। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है। अब कार्बन की संख्या 6 हो गई है, उसके बाद किस पे आएंगे, कार्बन की संख्या जहाँ पे 5 होगी, तो आप यहाँ पे नॉर्मल हेक्सेन भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा कार्बन की संख्या 6 वाला काम हो गया। अब 5 कार्बन के साथ लिखते हैं। 5 कार्बन के साथ कैसे लिखेंगे, देखिए CH3 यहाँ लिखा है CH, यहाँ पर एक समूह लगा देते हैं CH3, यहाँ CH2 और CH3। यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या होगा बताइए, 1
मिथाइल पेंटेन, 1 मिथाइल पेंटेन। यहाँ भी कार्बन की संख्या 6 है और हाइड्रोजन की संख्या 14 है। अब हम देखेंगे कि 1 मिथाइल पेंटेन तो हो गया, अब और क्या पॉसिबल है। तो इसके बाद आएगा हमारा यहाँ पर, अब हम इससे 1 मिथाइल को हम देखेंगे क्या ये 2 मिथाइल या 3 मिथाइल पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पर इसे हम, सॉरी बच्चों, ये होगा हमारा 2 मिथाइल, सॉरी 2 मिथाइल। अब हम देखेंगे इसे नेक्स्ट कार्बन पे लगा के, तो इसका यहाँ नाम चेंज हो जाएगा और ये क्या कहलाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। अब देखिए यहाँ पर पेंटेन कार्बन संख्या जहाँ पर 5 थी उसका कार्य हो गया है, यहाँ पर कार्बन संख्या 5 थी उसका कार्य हो गया। अब हम क्या देखेंगे, जहाँ कार्बन संख्या 4 हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1, यहाँ 2, 3 और 4। अब यहाँ पर हम एक CH3 समूह ऐड कर देंगे, एक यहाँ पे समूह ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ये हो गया 2,2 डाई मिथाइल, ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन। यहाँ भी यह है C6H14। इस तरीके से हम जब 4 कार्बन का कार्य कर लेंगे फिर हम 3 कार्बन 2 कार्बन पे भी जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था N हेक्सेन से, फिर हमने लिखा था 2 मिथाइल पेंटेन, फिर हमने लिखा 2,2 डाई मिथिल ब्यूटेन, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा 2,3 डाई मिथिल ब्यूटेन और 3 मिथिल पेंटेन। तो इस तरीके से हमें कार्बन की संख्या को कम करते जाना है और देखना है कि हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपको ऐसी क्वेश्चंस मिले आप IUPAC नेम को फॉलो करिए। अगर IUPAC नेम को आप फॉलो करेंगे तो आपसे गलत होने का जो चांस होगा वह कम हो जाएगा और आप सही और करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर है। थैंक यू सो मच।